साथियों, सुर्खी निकलकर आई थी आज से लगभग 15 दिन पहले 25 जून के आसपास एक खबर मार्केट में सरफेस होती है कि मॉस्को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वेलकम करने को तैयार है, लेकिन भारत ने इस खबर को पुष्ट नहीं किया। भारत की तरफ से यह ऑफिशियल जानकारी जुलाई 4 को आती है और कहा जाता है कि प्रधानमंत्री रशिया की यात्रा पर जा सकते हैं। 8 जुलाई को प्रधानमंत्री रशिया की यात्रा पर निकलते हैं। यह खबर बहुत लाइट और बहुत ही कम मतलब पॉम्प एंड शो के साथ शो की गई खबर थी, यानी इसे इस तरह से व्यक्त किया गया था जैसे कोई बहुत बड़ी बात नहीं हो रही है। लेकिन इस बड़ी बात को समझने वाला वेस्टर्न मीडिया अच्छे से समझ रहा था कि ये कोई साधारण बात नहीं है। भारत 2000 से लेकर वर्ष 2000 से लेकर 21 बार प्रधानमंत्री स्तर की वार्ता कर चुका है, यानी कि भारत के प्रधानमंत्री और रूस के राष्ट्रपति 21 बार मिल चुके थे। 22वीं बार मिलना था तो बोले ऐसी स्थिति में 19 से लेकर अब तक रोका हुआ था इन लोगों को किसी ना किसी कारण से। कभी कोरोना कारण बना तो कभी यूक्रेन रशिया वॉर कारण बना। दोनों देश के राष्ट्राध्यक्ष मिल नहीं पा रहे थे। लेकिन इसी चीज को देखते हुए, प्रधानमंत्री की रशियन विजिट को ध्यान में रखते हुए भारत ने इस बात को बहुत ही अंडररेटेड तरीके से पास किया और हल्के से प्रधानमंत्री मैसेज करके रशिया पहुंच जाते हैं। प्रधानमंत्री रशिया पहुंचते हैं। डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर डेनिस मांटुरोव प्रधानमंत्री को रिसीव करने के लिए आते हैं। बकायदा उनका रेड कारपेट पे स्वागत किया जाता है और ले जाकर उन्हें पुतिन साहब से मिलवाया जाता है। साथियों, इसी दिन एक बहुत घटना ऐसी घटित होती है जिसकी वजह से यह कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री के सम्मान में और यह कहा जाए कि दुनिया को चिढ़ाने के लिए पुतिन प्रधानमंत्री के साथ बहुत गर्मजोशी से मिल रहे थे। गर्मजोशी इस हद की थी कि उन्हें हग किया जा रहा था। लेकिन इसी समय एक घटना और घटित हुई, और वो घटना क्या थी जिससे कि दुनिया का सेंटिमेंट इस बात की तरफ बहुत ज्यादा नकारात्मक हो गया कि प्रधानमंत्री ऐसे आदमी से गले कैसे मिल सकते हैं जिसने उसी दिन लगभग 35 लोगों की जान ली हो। अब यह क्या कहानी है? असल में रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट फरवरी 2022 से चला आ रहा है, 2.5 साल से ऊपर हो चुका है। ऐसी स्थिति में फिलहाल स्थिति क्या थी कि जिस दिन प्रधानमंत्री रशिया पहुंचते हैं उसी दिन पता चलता है कि रूस ने यूक्रेन में एक मिसाइल दागी है जो एक हॉस्पिटल पर पड़ गई है, और हॉस्पिटल पर पड़ने से वहां पर कुछ बच्चे और कुछ पेशेंट मर गए हैं जिनकी संख्या लगभग 35 के आसपास बताई जाती है। प्रधानमंत्री की लैंडिंग होना और उस समय पर इस तरह से प्रधानमंत्री के कमेंट के नीचे इस तरह के कमेंट आना कि देखिए क्या हो रहा है, शेम ऑन यू, बच्चों के हॉस्पिटल पर इस तरह का बम्बार्डमेंट हो रहा है और आप उस आदमी से गले मिल रहे हैं। भाई, इस तरह की जो खबर है वो मीडिया पर छाने लगती है कि चिल्ड्रन हॉस्पिटल हिट एट रशिया, स्ट्राइक डजन्स इन यूक्रेन। अच्छा, भारत के लिए भी यह स्थिति हैंडल करना बहुत टफ है, क्योंकि आप भी यह बात समझते हैं कि भारत कहीं ना कहीं दुनिया में विश्व शांति के पाठ को लेकर आगे चलता है। हमने रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट पर एक ही स्टैंड डे वन से बना रखा है, डायलॉग करिए, डिप्लोमेसी रखिए और पीस रखिए। हम डीडीपी मॉडल लेकर के चल रहे हैं कि डायलॉग, डिप्लोमेसी और पीस, इन्हीं से सारी की सारी बातें हो सकती हैं। यानी बातचीत करिए, कूटनीति रखिए और शांति स्थापित रखिए। लेकिन साहब, आपकी लैंडिंग हो रही है और वहां पर पुतिन यूक्रेन पर बम गिरा करके आपको और उकसा दे रहे हैं वेस्टर्न मीडिया को कि देखो तुम पर बम भी गिरा रहा हूं और मेरा मित्र मुझसे मिलने भी आया है। यानी कि एक प्रकार से ये उकसावे की कार्रवाई भी कही जा सकती है। लेकिन ठीक है, भारत को इसका नुकसान इस तरह से झेलना पड़ा कि दुनिया में भारत के खिलाफ एक बड़ा ही रिवर्स सेंटिमेंट क्रिएट हुआ कि आप लोग ऐसे समय पर व्यक्ति से कैसे मिल सकते हैं। जेलेंस्की का ट्वीट है कि दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी के लीडर एक ऐसे आदमी को कैसे हग कर सकते हैं, ऐसे कैसे गले मिल सकते हैं जिसने इतने मासूमों की जान ले ली हो। इस बात को बहुत सोशल मीडिया पर उठाया जाता है, वेस्टर्न मीडिया पर उठाया जाता है। लेकिन यह एक अपने आप में चर्चा का विषय है और जानने का विषय है कि यह घटना कैसे हुई, क्यों हुई, इन दोनों देशों के बीच में क्या चल रहा है। रशिया यूक्रेन वॉर क्या प्रधानमंत्री के जाते ही गोला चलाने की कार्रवाई थी, या फिर रशिया के द्वारा यूक्रेन के द्वारा रूस को उकसाने के लिए किया गया कोई हरकत थी? कुछ कह नहीं सकते इस विषय पर। लेकिन भारत तो अपना 2.5 साल से इस संघर्ष को देख रहा है, तब जाकर पहुंचा है। लेकिन फिर भी पब्लिक सेंटीमेंट है वो भारत के खिलाफ उस समय क्रिएट हुआ। एनीवे, भारत के प्रधानमंत्री की यहां पर विजिट होती है। प्रधानमंत्री की विजिट को रूस दिखाता है कि यह दजबा दोस्ती है, यानी कि मित्रता है भारत और रूस की। दोनों लोग 2014 से दजबा दोस्ती निभाते चले आ रहे हैं। प्रधानमंत्री का यहां पर पहुंचने पर बहुत ही भव्य स्वागत किया जाता है। उन्हें ले जाकर के पुतिन साहब से मिलाया जाता है। यहां पर जो स्टैंडिंग स्ट्रक्चर्स हैं उनको इस तरह से ट्रिब्यूट देते हुए ट्राई कलर्स में रंग दिया जाता है। प्रधानमंत्री यहां पहुंच करके इंडियन डायस्पोरा से मुलाकात करते हैं।
बाकायदा उन्हें पूरे सरकारी लवाजमे के साथ पुतिन साहब से मिलाने के लिए ले जाया जाता है, उनके घर पर उनको मीटिंग रखी जाती है, भारतीय डायस्पोरा प्रधानमंत्री के सम्मान में वहां पर कार्यक्रम आयोजित करता है और काफी अच्छे से लोगों के द्वारा भारतीय प्रधानमंत्री का गर्मजोशी के साथ रूस में वेलकम किया जाता है। इस पूरे वेलकम के बाद पुतिन साहब के प्राइवेट डिनर पर, यानी कि एक तो राष्ट्रीय मीटिंग है कि भाई 22वीं मुलाकात है भारत के प्रधानमंत्री और रूस के राष्ट्रपति की, जो तो 9 तारीख को होनी थी, लेकिन 8 तारीख की रात को ही प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति ने अपने आवास पर बुलाकर डिनर के लिए आमंत्रित किया। उसकी कुछ तस्वीरें बाहर आई और दोनों ने इस मतलब मीटिंग को एक दूसरे के प्रति प्रेम के रूप में दिखाया कि आप लोगों ने इस तरह से हमें अपॉर्चुनिटी दी, आपने इस तरह से हमें सम्मानित किया। इसके लिए दोनों देशों ने एक दूसरे का सम्मान बढ़ाते हुए कुछ स्टेटमेंट भी अपनी तरफ से जारी किए। ठीक है साहब, यहां पर कुछ तस्वीरें हैं जिसमें आपको मतलब दोनों राष्ट्र अध्यक्ष यहां पर बैठकर चर्चा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। साथ में ट्रांसलेटर बैठी हैं जो कि इन दोनों की बातों को एक दूसरे को समझा रही हैं। फिर पुतिन साहब प्रधानमंत्री को अपने कुछ पर्सनल कलेक्शन दिखाने जाते हैं, खुद का अस्तबल दिखाने जाते हैं, देखो साहब हमारे क्या घोड़े वोड़े कैसे हैं। साथ ही साथ एक और नजारा देखने को मिलता है जो दुनिया को एक और मैसेज देने में कामयाब होता है। क्या था? पुतिन साहब एक मिनी कार में प्रधानमंत्री को लेकर ड्राइव करते हुए दिखाई देते हैं। ऐसी ही एक घटना पहले भी हुई थी कुछ दिन पहले, जब पुतिन साहब पहुंचे थे नॉर्थ कोरिया, तब किम जोंग उनको वो गाड़ी में बैठाकर ड्राइव कराए थे। ये दुनिया के लिए एक सिंबॉलिक मैसेज बहुत ही कम समय में मिला हुआ है कि पुतिन दुनिया को चला रहे हैं, या फिर ये कहिए कि पुतिन दुनिया को घुमा रहे हैं। और पुतिन दुनिया को घुमा रहे हैं, इस तरह का मैसेज कंसीव किया जाए वेस्टर्न वर्ल्ड के द्वारा तो गलत नहीं होगा। यहां पर भी ये तस्वीरें बयां करती हैं कि प्रधानमंत्री को आप साथ लेते हैं और लेकर घूमने निकलते हैं कि चलिए आपको थोड़ा टूर कराते हैं। और यहां पर दोनों लोग बैठ करके इस मिनी कार से कुछ दूर तक ट्रैवल करते हैं। इस तरह का ट्रैवल अपने आप में मित्रता को मतलब एक तरह से होता है, एक तो ऑफिशियल मीटिंग हुई कि हैंडशेक हुआ, आप कैसे हैं क्या है, आप उसके अलावा कुछ वक्त बिता रहे हैं, आप डिनर साथ कर रहे हैं, आप एक दूसरे के साथ घूम रहे हैं, कुछ पर्सनल स्पेस में जाकर के दोस्ती को प्रगाढ़ करने की बातें कर रहे हैं। ऐसी चीजें राष्ट्रों के बीच में संबंधों को और गूढ़ता प्रदान करती हैं। बस इसी तरह की चीजें यहां पर अनौपचारिक वार्ता कहलाती हैं। तो यहां पर यह सुर्खी बनती है कि 3 घंटे तक अनौपचारिक वार्ता हुई। अब बात आती है 9 तारीख की, यानी कि कल की। प्रधानमंत्री यहां पर पहुंच करके भारतीय डायस्पोरा को संबोधित करते हैं और कहते हैं कि मैं यहां अकेला नहीं आया हूं, हिंदुस्तान की मिट्टी को साथ में लेकर आया हूं। प्रधानमंत्री ने घोषणा की कि भारत कजान और एकतेरिनबर्ग में 2 नए वाणिज्यिक दूतावास खोलने जा रहा है। इस बात की यहां पर चर्चा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं अपने मित्र की उस मामले में सराहना करता हूं जब इन्होंने भारतीय छात्र जो रशिया यूक्रेन वॉर में फंस गए थे उनको निकालने में मदद की थी। दूसरा, प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसे बहुत से प्रमाण मिलते हैं कि जब अस्त्राखान से कुछ व्यापारी गुजरात के अंदर आकर बसे थे, यह बात 17वीं शताब्दी की थी, लेकिन इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर से पहला शिपमेंट भारत पहुंच चुका है। मैंने आपको इस पर एक सेशन भी किया था, मैंने बताया था भारत ने इस न्यूज को बहुत ज्यादा हाईलाइट नहीं किया था, लेकिन भारत ने एक बहुत अल्टीमेट कारनामा आज से 6 दिन पहले कर दिया है, जिसमें रूस से चलकर कंटेनर वाया जमीन होते हुए समुद्री मार्ग से होते हुए सीधा भारत पहुंच चुका है इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर से। जिसमें मैंने आपको बताया था कि पहले मॉस्को से अगर इंडिया सामान आना होता था तो इसको आने के लिए पूरा नॉर्थ सी होते हुए, अटलांटिक सी होते हुए, जिब्राल्टर स्ट्रेट स्वेज कैनाल होते हुए, ये मेडिटेरेनियन सी स्वेज कैनाल, रेड सी होते हुए, गल्फ ऑफ आदेन होते हुए यहां तक पहुंचने में लगभग 45 से 60 दिन के बीच का समय लगता था। भारत और रूस ने ईरान के साथ मिलकर इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर की चर्चा वर्ष 2000 में अटल जी के शासन के समय की थी, जिसको अब एग्जीक्यूट कर दिया गया है क्योंकि अब आवश्यकता पैदा हुई, क्योंकि परिस्थितियां ऐसी बन गई कि भारत और रूस के बीच में व्यापार बहुत बढ़ गया है। ऐसी स्थिति में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक नया रूट ट्रैक किया गया और वो ट्रैक कुछ इस प्रकार से था कि रशिया से सीधा निकलोगे वाया लैंड रूट होते हुए, कैस्पियन सागर से होते हुए ईरान, और ईरान से यहां पर बंदर अब्बास और सीधा जेएनपीटी तक पहुंच जाओगे। इस रूट को हाल ही में एग्जीक्यूट किया गया और इसके थ्रू सामान मात्र 23 दिन में भारत पहुंच गया। जो सामान 46 दिन में पहुंचता वो 23 दिन में पहुंच गया। भारत ने इस बात को मेंशन किया, प्रधानमंत्री ने अपने इस बयान में कहा कि आईएनएसटीसी कॉरिडोर
ओर से पहला शिपमेंट भारत पहुंच चुका है। हालांकि इसको मैंने जब ये सेशन किया था तब कहा था कि भारतीय मीडिया ने कवर नहीं किया था। हमने इस चीज को आप लोगों को उस दिन भी बताया था। अंकित इंस्पायर इंडिया पर यह सेशन डला हुआ है, आप जाकर देख सकते हैं। खैर एनीवे, प्रधानमंत्री यहां पर कुछ और कार्यक्रमों में भी शामिल हुए, जैसे एटॉमिक एग्जीबिशन मॉस्को के अंदर पार्टिसिपेट किया, कुछ इस तरह के जहाज देखे जो कि मतलब बर्फ को काटने के लिए न्यूक्लियर पावर का यूज करते हैं। प्रधानमंत्री और रूसी राष्ट्रपति के बीच में आधिकारिक वार्ता हुई, जहां विदेश मंत्री एनएसए साहब और प्रधानमंत्री के साथ ही